आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मैकाले का विवरण पत्र 1835। इससे पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा किया था कि मैकाले का किस प्रकार से गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई। लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति ही पाश्चात्य और प्राच्य विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से किया गया। 10 जून सन 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक सदस्य के रूप में भारत में अपना पदार्पण किया। उस समय तक, जिस समय लॉर्ड मैकाले भारत में आया, उस समय प्राच्य और पाश्चात्य विवाद उग्रतम रूप धारण कर चुका था। साथ ही साथ विलियम बेंटिंक ने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति भी नियुक्त कर दिया। लॉर्ड मैकाले, जो कि भारत में एक कानूनी सलाहकार के रूप में गवर्नर जनरल की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में भारत आया, उसका मुख्य उद्देश्य भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना था जो रंग रूप में तो भारतीय हों, परंतु वेशभूषा, बातचीत, चिंतन तथा विचारों में अंग्रेज हों। क्योंकि लॉर्ड मैकाले भी पाश्चात्य शिक्षा जगत का पुरजोर समर्थन करता था और भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजों की सत्ता बनाए रखने का पुरजोर समर्थन या समर्थक था। इस विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से ही विलियम बेंटिंक ने उसे कानूनी सलाह देने का अनुरोध किया। मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र की 48वीं धारा में अंकित 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने की विधि तथा दोनों दलों के वक्तव्यों का सूक्ष्म अध्ययन कर अपनी सलाह को अपने प्रसिद्ध विवरण पत्र में लेखबद्ध करके 2 फरवरी सन 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक के पास भेज दिया। कब? 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक के पास भेज दिया। प्रशिक्षु शिक्षक इस बात का भी ध्यान दें कि 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक के पास उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है या फिर बहुविकल्पिक के रूप में इससे पूछा जा सकता है 1 नंबर का। तो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो छोटे छोटे डेट हैं और जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, उन मुख्य बिंदुओं को आप अलग से नोट कर लें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, अर्थात बहुविकल्पिक प्रश्नों के लिए। मैकाले का विवरण पत्र। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में सन 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की निम्नलिखित प्रकार से व्याख्या की। उसने 1813 के चार्टर एक्ट में जो उसकी धारा 43 थी, उसकी अपने अनुसार व्याख्या की और व्याख्या करके बताया। नंबर 1 कि 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। वह इस धनराशि को अपने इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार से व्यय कर सकती है। दूसरे विवाद को सुलझाते हुए उसने बताया कि साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी संस्कृत साहित्य के ही नहीं, अपितु अंग्रेजी साहित्य को भी सम्मिलित किया जा सकता है। अर्थात 1813 के चार्टर एक्ट में जिस साहित्य शब्द की का जिक्र किया गया था, उसके संबंध में केवल यही धारणा थी कि अरबी और संस्कृत साहित्य की ही बात उसमें की गई थी। प्राच्य लोगों का मानना था कि केवल अरबी और संस्कृत अर्थात प्राच्य साहित्य की ही बात की गई, किंतु अपने विवरण पत्र में लॉर्ड मैकाले ने इसका खंडन करते हुए कहा कि साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं, अपितु अंग्रेजी साहित्य को भी सम्मिलित किया जा सकता है। नंबर 3 भारतीय विद्वान से संबंधित भी उसमें उसकी 43वीं धारा में मतभेद था। उस मतभेद को सुलझाते हुए लॉर्ड मैकाले ने बताया कि
भारतीय विद्वानों से तात्पर्य केवल मौलवी, मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित ही नहीं, अपितु अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी है। अर्थात इसके अंतर्गत हम अंग्रेजी साहित्य का भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अंग्रेजी साहित्य पर हम इस पर व्यय कर सकते हैं और अंग्रेजी साहित्य के जानकारों के द्वारा हम अंग्रेजी साहित्य या शिक्षा का प्रचार प्रसार भारतीयों में कर सकते हैं, उन पर इस धनराशि को व्यय कर सकते हैं। आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या करने के बाद मैकाले ने प्राच्य शिक्षा एवं साहित्य का प्रबल खंडन किया और अंग्रेजी माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान विज्ञानों की शिक्षा का शक्तिशाली रूप से समर्थन किया। उसने चार्टर एक्ट 1813 की 43वीं धारा की व्याख्या करने के पश्चात स्पष्ट रूप से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समक्ष अपने विरोध पत्र के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया और कहा कि पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से ही भारतीयों का हम विकास कर सकते हैं और इस धनराशि को केवल और केवल पाश्चात्य शिक्षा पर ही खर्च किया जा सकता है और इस धनराशि को खर्च करने के लिए सरकार पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इस प्रकार मैकाले ने भारतीय साहित्य को निरर्थक बताते हुए अंग्रेजी को अधिक समृद्ध बताया। इसके अतिरिक्त मैकाले अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो रक्त और रंग में भले ही भारतीय हों परंतु रुचियों, विचारों और नैतिकता और विद्वता में वह अंग्रेज ही हों। इस प्रकार मैकाले ने अपनी कूटनीति, सूझबूझ और विद्वता के कारण भारत में अपने विवरण के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का माध्यम का रास्ता खोल दिया। इस टॉपिक के अंतर्गत प्रशिक्षु शिक्षक से एक प्रश्न किया जा सकता है या पूछा जा सकता है कि मैकाले के सुझाव पर निर्मित शिक्षा नीति के निम्नलिखित कौन कौन से दोष हैं। अर्थात मैकाले के द्वारा जो विवरण पत्र प्रस्तुत किया गया या मैकाले के विवरण पत्र में प्रमुख दोषों का वर्णन कीजिए। तो मैकाले के विवरण पत्र में जो प्रमुख दोष उभर कर सामने आए उनमें नंबर 1, भारतीयों में फूट का बीजारोपण। जिस प्रकार से लॉर्ड मैकाले ने अपने मनमाने ढंग से एक तरफा धारा 48वीं की व्याख्या किया, इस प्रकार से भारतीयों में असंतोष की भावना जागृत हो गई। नंबर 2, भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की अवहेलना की गई। लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र में भारतीय साहित्य और संस्कृति की पूर्णतः अवहेलना की गई। उसके विवरण पत्र में भारतीय साहित्य और संस्कृति को कोई जगह नहीं दिया गया। इसके साथ ही साथ भारतीय धर्म की पूर्णतः अवहेलना की गई। उसके विवरण पत्र में भारतीय धर्म के विषय में कोई भी चर्चा नहीं किया गया। विदेशी सभ्यता को भारत पर थोपा गया। लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र के द्वारा उसकी व्याख्या के द्वारा इस प्रकार से उसकी व्याख्या की गई कि भारत में विदेशी सभ्यता को थोपने का कार्य किया गया। इससे भारतीयों में अधिक असंतोष की भावना जागृत हो गई, चारों तरफ इसकी निंदा होने लगी। भारत में ऐसा शिक्षित वर्ग वह तैयार करना चाहता था जिससे कि अंग्रेजी शासन को दृढ़ता या अस्थायित्व प्रदान किया जा सके। इस कारण भी भारतीयों में गहरा असंतोष जन्म लिया। इसके अलावा जो लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र के जो प्रमुख दोष थे, इसके साथ ही साथ प्रशिक्षु शिक्षक से एक प्रश्न और किया जा सकता है कि लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र में कौन से गुण थे, अर्थात उसके विवरण पत्र से भारतीयों को क्या लाभ हुआ। इस संबंध में अध्ययन करते हैं। नंबर 1, भारतीय शिक्षा नीति में लॉर्ड मैकाले का योगदान।
नंबर 1, भारत के लिए विस्तृत ज्ञान का मार्ग खुलना। लॉर्ड मैकाले के विरोध पत्र में जहां अनेक दोष उभर करके सामने आए, वहीं उससे भारतीयों को कुछ लाभ भी हुए या भारतीयों को कुछ आने वाले समय में लाभ मिलना था, जिनमें से पहला, भारत के लिए विस्तृत ज्ञान के द्वार खोलना। भारतीय साहित्य और भारतीय इतिहास में लॉर्ड मैकाले ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया गया। भारतीयों के लिए अंग्रेजी शिक्षा साहित्य का मार्ग प्रशस्त किया गया। नंबर 2, भारत की आधुनिक शिक्षा संरचना का शिलान्यास करना। प्राचीन कालीन शिक्षा साहित्य के साथ साथ भारत में भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा के ज्ञान विज्ञान और उनकी शिक्षा साहित्य से परिचय कराने का अवसर प्राप्त हुआ। नंबर 3, भारत में राजनीतिक जागरूकता का उत्पन्न होना। इस विवरण पत्र के द्वारा लॉर्ड मैकाले के घोषणा पत्र के द्वारा भारतीयों में जो एक महत्वपूर्ण बात उभर कर सामने आई या भारतीयों को जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ हुआ वह था भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता का उत्पन्न होना। अंग्रेजी साहित्य और शिक्षा ज्ञान विज्ञान का अध्ययन करने के उपरांत ही भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई, जब वे विभिन्न प्रकार के दार्शनिकों विद्वानों उसके शिक्षा साहित्य का अध्ययन किया, तब उन्हें समझ में आया कि भारत तो अंग्रेजों का गुलाम है। अंग्रेजों में समानता शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, वहाँ पर स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व की भावना है। तो समानता स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना का जो जागरण भारतीय में हुआ वह अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही हुआ। मार्च 1835 का आदेश पत्र में भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पहली नीतिगत घोषणा की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के विचारों का स्वागत करते हुए एक विज्ञप्ति द्वारा सरकार की शिक्षा नीति का निम्नांकित शब्दों में घोषित किया। यानी जो विवरण पत्र लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल को प्रस्तुत किया था, उसकी सिफारिशों को मानते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 को उसके घोषणा पत्र को स्वीकार करते हुए अपनी शिक्षा नीति को विज्ञप्ति के जरिए प्रदर्शित किया या आदेशित किया। इसके साथ ही साथ उसने इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कहा कि शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है, जहां पाश्चात्य शिक्षा के साथ साथ प्राच्य शिक्षा की बात भी यानी प्राच्य साहित्य और विद्वानों की बात लॉर्ड मैकाले ने किया था, वहीं लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक तरफा केवल और केवल पाश्चात्य शिक्षा के लिए ही धनराशि को व्यय करने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत हो गया 1839 ईस्वी में। यानी प्रशिक्षु शिक्षक से यहाँ एक प्रश्न और किया जा सकता है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किस प्रकार से हुआ। सरकार ने एक विज्ञप्ति के द्वारा शिक्षा नीति को निश्चित दिशा प्रदान कर दी और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के जाने के बाद भारत का अगला गवर्नर जनरल ऑकलैंड भारत आया। ऑकलैंड ने यह निर्णय लिया कि भारतीयों में जो असंतोष की भावना है, यदि उसे हमें दबाना है तो कुछ धनराशि हम भारतीय शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं। उसने निर्णय दिया कि यदि प्राच्य शिक्षा पर कुछ धन व्यय कर दिया जाए तो प्राच्यवादियों का आंदोलन स्थगित हो सकता है। अंत में तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने अपने विवरण पत्र में प्राच्यवादियों की प्रतिवर्ष 31,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि की
घोषणा कर दी। जहां 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का प्रावधान था, वहीं लॉर्ड ऑकलैंड ने 31,000 रुपये अतिरिक्त की धनराशि प्राच्यवादियों की शिक्षा पर खर्च करने के उद्देश्य से इसकी घोषणा कर दी। इस घोषणा के साथ ही प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत हो गया। इस घोषणा ने प्राच्यवादियों को भी प्रसन्न होने का अवसर दिया और अंग्रेजों के प्रति जो भारतीयों में असंतोष था उसको दबाने में वे सफल रहे। इस प्रकार लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और मैकाले ने अपनी कूटनीति और विद्वता के कारण, अपनी शिक्षा नीति के कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का मार्ग प्रशस्त कर दिया, जिसने आगे चलकर भारतीयों को अंग्रेज बनाते हुए अंग्रेजी सत्ता को अस्थायित्व प्रदान करने का कार्य किया। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम वुड के घोषणा पत्र की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वुड ने शिक्षा में कौन कौन से सुझाव या सिफारिशें प्रस्तुत की। धन्यवाद।